गुड मॉर्निंग डॉक्टर। आज हम लोग फिलोसफी के बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में, रेपर्टरी के बारे में, डिजीज़ के बारे में, हेल्थ के बारे में और क्योर के बारे में शॉर्ट में टू द पॉइंट बात करेंगे, क्योंकि पेशेंट को क्योर करने के लिए यह सब बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैथमेटिक्स और रेपर्टरी को समझते हैं। ड्रग प्रूविंग के बाद मैथमेटिक्स लिखी गई, जिसमें प्रूवर के सारे डिजीज़ सिम्टम्स लिखे गए। बाद में उसी डिजीज़ सिम्टम्स को अच्छे से सजा करके इंडेक्स बना दिया गया, जिससे हम उसके बारे में अच्छे से स्टडी कर सके, उसे अच्छे से समझ सके, और हम इसे रेपर्टरी कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि मैथमेटिक्स और रेपर्टरी में जो सारे सिम्टम्स लिखे गए हैं वह अनहेल्दी कंडीशन के हैं। वे सारे सिम्टम डिजीज़्ड है, मॉर्बिड है। उनमें से कोई भी सिम्टम्स हेल्दी व्यक्ति के नहीं है। अब ये सारे सिम्टम्स हमें पेशेंट में देखने हैं। अर्थात पेशेंट जब हमारे पास में आता है या फिर व्यक्ति जब बीमार पड़ता है तो उसके हेल्दी सिम्टम्स धीरे धीरे कम होने लगते हैं या चले जाते हैं, और उसकी जगह पर डिजीज़्ड सिम्टम्स आ जाते हैं। ये सारे चेंजेस फिजिकल लेवल और मेंटल लेवल दोनों जगह पर ही होते हैं। हमारे सारे मास्टर्स ने कहा है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही परिवर्तन हमारे शरीर में आता है। इसीलिए कहा भी गया है कि हमारा शरीर हमारे विचारों का आईना होता है, उसका प्रतिरूप होता है। कहने का मतलब यह है कि यदि हम मुद्दे की बात करें तो हमारा मन, हमारे विचार ही हमें हेल्थ में रखते हैं या डिजीज़ की ओर ले जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं जिससे हमारा शरीर, हमारा मन हेल्थ में या डिजीज़ में रहता है। हमें बीमार करने वाले बहुत सारे कारण थे, जैसे कि मेंटेनिंग कॉज, इंजुरी, हेरिडिटरी, एक्सीडेंट वगैरह वगैरह वगैरह। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, हमारा मन, हमारे विचार और बीमारी का होना। हम लोग डॉक्टर सहगल सर को फॉलो करते हैं, इसलिए केवल माइंड लेवल पर ही बातें करेंगे। अब यहाँ पर हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे विचार कब हेल्दी होंगे और कब मॉर्बिड होंगे। यह तो हम सभी जानते हैं कि गाली देना, चोरी करना, झूठ बोलना एक स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण नहीं है। परंतु अभी हम मैथमेटिक्स और रेपर्टरी के आधार पर डिजीज़ को और हेल्थ को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पेशेंट जब हमारे पास आता है तो उस समय हम मैथमेटिक्स और रेपर्टरी का ही यूज करते हैं। इसीलिए हम मैथमेटिक्स और रेपर्टरी की मदद से जो समझेंगे वह हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल होगा और प्रैक्टिकल होगा। अब हम सबसे पहले डिजीज़्ड सिम्टम्स को समझते हैं, क्योंकि मन में बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक हम अच्छे से नहीं समझ पाएंगे कि इंडिकेटेड मेडिसिन देने के बाद क्या हुआ, क्या नहीं हुआ और आगे क्या होने वाला है। जैसे कि हमारी रेपर्टरी में बेलाडोना में लिखा हुआ है लाफिंग वाइल टॉकिंग। अब हम इसे किस तरह समझेंगे कि यह सिम्टम्स हेल्दी व्यक्ति के हैं या डिजीज़्ड व्यक्ति के हैं, क्योंकि सभी लोग कहते हैं कि हंसना हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो फिर हम इसे किस तरह समझेंगे कि यह सिम्टम डिजीज़्ड सिम्टम्स है, और जब तक हम इसे नहीं समझ पाएंगे तो हम इसका यूज भी नहीं कर पाएंगे। जैसे कि और भी बहुत सारे रूब्रिक्स है, बेनेवोलेंस, केयर्स फॉर अदर्स, सिम्पैथेटिक, प्रेइंग वगैरह वगैरह। तो यह सारी बातें, यह सारे स्वभाव हमें देखने में और सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं और समाज के लिए भी बहुत अच्छे हैं। परंतु यह सारे सिम्टम्स, यह सारे स्वभाव तभी तक अच्छे जब तक लिमिट में है। ये सिम्टम्स तभी तक हेल्दी है जब तक लिमिट के अंदर में है, अन्यथा यह सारी क्रियाएं, ये सारा बिहेवियर मॉर्बिड हो जाता है। हम इसे डिजीज़ में कैसे कंसीडर करेंगे, क्यों काउंट करेंगे, इसके बारे में समझते हैं। जैसे कि हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल 120/80 mm ऑफ मर्करी होता है, मतलब 120 से ऊपर जाने पर हम इसे एबनॉर्मल मानते हैं और 80 से नीचे आने पर भी हम इसे एबनॉर्मल मानते हैं। और जब तक यह लिमिट के अंदर में है, रेंज के अंदर में है, तब तक यह हेल्दी है। ठीक इसी तरह हम अपने मन में एक इमेजिनरी स्केल बनाते हैं जिसमें 1 से लेकर 100 तक अंक है, 1 to 100
डिजिट है। इस स्केल में 40 और 60 के बीच आने वाले सभी सिम्टम्स हेल्दी है और 40 के नीचे या 60 के ऊपर जाने वाले सिम्टम्स सभी अनहेल्दी है, डिजीज्ड है, मॉर्बिड है। 40 और 60 के बीच हंसते हैं या रोते हैं या कोई गलत काम करते हैं या किसी की भलाई करते हैं तो वह हेल्दी है। बहुत बार हम कहते भी हैं कि यह छोटी सी गलती है, कोई बात नहीं, जाने दो, इतना चलता है। यदि कोई डायबिटिक पेशेंट ने 1-2 दिन दवा नहीं खाई या हमारे पास 1-2 दिन लेट से पहुंचा तो हम कहते भी हैं कि चलो कोई बात नहीं, 1-2 दिन चलता है, लिमिट के अंदर है, इतना चलेगा, पर ज़्यादा गैप होगा तो नहीं चलेगा। अब क्या होता है कि किसी गलत इरादे के कारण या अपने पाप को छुपाने के कारण या अपनी इज्जत को बचाने के कारण या अन्य किसी कारण से यदि हम हंसते हैं तो हमारे हंसने में कुछ कमी आ जाती है, एक उदासी आ जाती है, अर्थात वह 40 की रेंज से नीचे चला जाता है। या फिर हमें किसी बात को छुपाने की ज़रूरत होती है तो हम ज़्यादा हंस देते हैं, अर्थात 60 के रेंज से ऊपर चला जाता है। मतलब यहाँ भी हंसी तो एक ही है पर दूसरे कारण से वह नीचे या ऊपर चली जा रही है, रेंज में नहीं आ रही है, लिमिट में नहीं आ रही है। हम दूसरे उदाहरण से समझते हैं। अपनी इज्जत को बनाए रखने के लिए या दूसरों के सामने अपनी इज्जत को बताने के लिए हम दूसरे की मदद करते हैं, उसकी भलाई करते हैं, जबकि हमारे मन का इरादा ठीक इसका उल्टा होता है। अर्थात यहाँ पर भी भलाई का काम या तो कम होता है, 40 के नीचे जाता है, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा दिखाने की कोशिश करता है कोई भी व्यक्ति, अर्थात 60 से ऊपर चला जाता है। ठीक वैसे ही सिंपैथेटिक होना समाज के लिए बहुत अच्छी बात है, परंतु यह जब रेंज में नहीं आती है, ऊपर या नीचे चली जाती है, तो यह सिम्टम मॉर्बिड हो जाता है। ठीक वैसे ही हमें कोई मनपसंद वस्तु मिल जाती है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, परंतु यदि यह खुशी दिनों दिन चलती रहे तो मॉर्बिड हो जाती है। किसी की मौत के बाद या कोई वस्तु खो जाने पर हम कुछ दिन तक उदास रहते हैं, हम रोते हैं, परंतु इसका इफ़ेक्ट हमारे माइंड पर ज़्यादा पड़े या हम लंबे समय तक रोते रहे तो यह मॉर्बिड कंडीशन है। इसी तरह आप दूसरे सिम्टम्स को या दूसरे रूब्रिक्स को अच्छे से समझ सकते हैं कि कौन सा रूब्रिक किस अवस्था में हेल्दी है या डिजीज्ड है। इसलिए हम मेडिटेशन के द्वारा या किसी अन्य सिद्धांत के नियमों का पालन करके या होम्योपैथिक मेडिसिन खा करके अपने मन के विचारों को कंट्रोल में रख सके तो हम बीमारी से बहुत हद तक बचे रह सकते हैं। जब हमारे मन के विचार मॉर्बिड हो जाते हैं तो यह मॉर्बिडिटी धीरे धीरे हमारे फिजिकल लेवल पर एक्सप्रेस होना चालू हो जाती है। हमारा शरीर भी बीमार होने लगता है और हमें तरह तरह के रोग आने लगते हैं। आई एम डॉक्टर मुकेश गंगानी ऑन माई यूट्यूब चैनल एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट द हेल्थ एंड द डिजीज़। अब हम फिजिकल लेवल पर या लोकल सिम्टम्स पर डिपेंड होकर के कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे तो हमें टेम्पोररी रिलीफ मिलेगा, परंतु हम पेशेंट को क्योर तक नहीं ले जा सकेंगे। डॉक्टर केंट ने भी कहा है, ट्रीट द पेशेंट एंड नॉट द डिजीज़। और यही पेशेंट, यही मेन हमारे मन में रहता है, हमारे माइंड में रहता है और उसी को हमें ट्रीटमेंट देना है। एंड दिस इज़ द क्योर एंड दिस इज़ द आर्ट ऑफ होम्योपैथी। अब हमारी इंडिकेटेड मेडिसिन, सिमिलिमम मेडिसिन पेशेंट पर इफ़ेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है, अब हम इसे कैसे समझेंगे? तो इसके लिए हमें सबसे पहले माइंड लेवल पर डिजीज़ को समझना होगा जिसे हम लोगों ने ऊपर समझा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्योर को समझने की कोशिश करते हैं। पेशेंट के माइंड लेवल पर जो जो चेंजेज होते हैं, अर्थात विल, मेमोरी एंड इंटेलेक्चुअल सिम्टम्स में जो जो चेंजेज आए हैं, हम उस पर मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करेंगे। अर्थात वे सारे सिम्टम्स जो हमारी हेल्थ के रेंज में नहीं आ रही है, मतलब 40 के नीचे या 60 से ऊपर जा रहा है, उन सिम्टम्स को कंसिडर करके हमें ट्रिपल पी
समझना है, अर्थात प्रेजेंट, प्रीडोमिनेटिंग और परसिस्टिंग सिम्टम्स को अच्छे से समझ करके उस मेंटल स्टेट पर मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करना है। अब पेशेंट के माइंड को समझकर अब हम पेशेंट के मेंटल स्टेट को समझकर माइंड लेवल पर उसके जो जो सिम्टम्स एबनॉर्मल है, अनहेल्दी है, उस पर हमने इंडिकेटेड मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर दी। अब क्या होगा यह जानना बिल्कुल ही आसान है। जिस सिम्टम्स पर हमने मेडिसिन को प्रेस्क्राइब किया है उस सिम्टम्स पर हमें अपने ध्यान को केंद्रित करना है कि मेडिसिन देने के बाद उसमें क्या क्या चेंजेज आए और क्या क्या चेंजेज नहीं आए। यदि हमारी मेडिसिन सिमिलिमम है, वेल इंडिकेटेड है, तो वे सारे एबनॉर्मल सिम्टम्स धीरे धीरे नॉर्मल की रेंज में आएंगे, मतलब 40 और 60 के बीच आने चालू हो जाएंगे। हमें वेल बीइंग होने का एहसास होगा, हमारे मन में शांति रहेगी, हमें संतुष्ट होने का एहसास होगा, मतलब हमें एक तरह की हार्मोनी महसूस होगी। और इस हार्मोनी का इफ़ेक्ट हमारे बॉडी पर भी धीरे धीरे आना चालू हो जाएगा और जो भी डिजीज़ क्यूरेबल होने के लायक है वो सारी बीमारियां क्योर होगी। और यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हमारी मेडिसिन डिजीज़ कंडीशन को ठीक करती है, चाहे वह मेंटल लेवल पर हो या फिजिकल लेवल पर। हम किसी के स्वभाव को, किसी के नेचर को चेंज नहीं कर सकते हैं। होम्योपैथी का भी अपना एक लिमिटेशन है। अच्छी नींद का आना और अच्छी भूख लगना एक अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है, पर अच्छी नींद और अच्छी भूख तभी लगेगी जब हमारा मन शांत होगा, संतुष्ट होगा, और यही काम हमारी दवा करती है। हमारे मन में जो भी बेचैनी है, जो भी घबराहट है, जो भी चिंता है, जो भी डर है, हमारी मेडिसिन उस सारे कंडीशन को न्यूट्रल कर देती है, सामान्य अवस्था में ला देती है, और इसके परिणाम स्वरूप हमें वेल बीइंग की अनुभूति होती है, हमें भूख अच्छी लगती है, हमें नींद भी अच्छे से आती है। एक चिंतित व्यक्ति को भूख कहाँ से लगेगी? एक दुखी व्यक्ति को नींद कहाँ से आएगी? एक डरा हुआ व्यक्ति अपने मन में संतोष कहाँ से लाएगा? जो वाइटल फोर्स डीअरेंज्ड हो चुका है, जो वाइटल फोर्स डिसहार्मोनी में आ चुका है, वह हमारी इंडिकेटेड मेडिसिन से नेचुरल हार्मोनी में आ जाता है। और वाइटल फोर्स की हार्मोनी का इफ़ेक्ट हमारे माइंड पर और हमारी बॉडी पर देखने में मिल जाता है। बस मेडिसिन का काम यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। फिर हमारा वाइटल फोर्स, हमारा माइंड हमारी बॉडी पर धीरे धीरे काम करके उसे पूर्णतः क्योर कर देता है। यह वाइटल फोर्स हार्मोनी में आने के बाद हमारे माइंड पर अपना काम चालू कर देता है। हमारे माइंड में जो जो एबनॉर्मल है उसे नॉर्मल करना चालू कर देता है, परंतु वह सारी फीलिंग्स क्यूरेबल होने के लायक होनी चाहिए। और जब हमारा माइंड हेल्दी हो जाता है तो उसका इफ़ेक्ट हमारे बॉडी पर भी आ जाता है और सारे डिजीज़ सिम्टम्स निकल जाते हैं। हमारी बॉडी मेटेरियल वस्तु है, जबकि हमारा माइंड सूक्ष्म है, हमारा वाइटल फोर्स भी सूक्ष्म है, सटल है। तो अब हमें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में स्पिरिचुअल लेवल पर काम करना है, सूक्ष्म लेवल पर काम करना है, तभी हम वाइटल फोर्स को और माइंड को एबनॉर्मल से नॉर्मल में ले आ सकेंगे। इसीलिए मेडिसिन को प्रिपेयर करने के टाइम उसमें से मटेरियल गायब हो जाता है और उसमें केवल एनर्जी बच जाती है जो सूक्ष्म लेवल पर होती है, इनविजिबल होती है। अब यहाँ पर सभी का लेवल एक जैसा हो गया, मतलब हमारी मेडिसिन का लेवल, हमारे वाइटल फोर्स का लेवल और हमारे माइंड का लेवल एक जगह पर आ गया, सूक्ष्म लेवल पर आ गया। इफ द मेडिसिन इज वेल इंडिकेटेड, इट विल श्योरली एक्ट अपॉन द वाइटल फोर्स अपॉन द माइंड। और मेडिसिन का यह इफ़ेक्ट हमारे माइंड पर, हमारे सूक्ष्म लेवल पर कुछ सेकंड में या कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में या कुछ दिनों में चालू हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि मेडिसिन हमारे बॉडी में नर्व के थ्रू काम करती है, इसलिए उसका इफ़ेक्ट बॉडी के अंदर तुरंत चालू हो जाता है, पर हमें समझने में कुछ टाइम लग जाता है, क्योंकि पेशेंट की, डॉक्टर की अंडरस्टैंडिंग पावर अलग अलग होती है, वेरी करती है। इसीलिए इफ़ेक्ट तुरंत में
चालू होने के बाद भी हमें समझ में नहीं आता है, और बहुत बार हम कुछ मिनटों के अंदर ही समझ जाते हैं कि मेडिसिन ने काम करना चालू कर दिया है। और यह नियम एक्यूट और क्रोनिक दोनों तरह के डिजीज़ में सेम है, एक समान है। जैसे जैसे हमें प्रैक्टिस में एक्सपीरियंस मिलते जाएगा, वैसे वैसे हम इस इफ़ेक्ट को जल्दी से समझ पाएंगे, धीरे धीरे और जल्दी समझ पाएंगे, और अंत में ऐसा होगा कि मेडिसिन अंदर गई और उसका इफ़ेक्ट हमारी आंखों के सामने आ गया। और यही बात डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता सर भी कहते हैं। अब हमें यह समझ में आने लगेगा कि जिस सिम्टम्स पर हमने मेडिसिन को सेलेक्ट किया था, वे सारे सिम्टम्स धीरे धीरे नॉर्मल रेंज में आने चालू हो जाएंगे, और पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन में, उसके टॉकिंग में भी चेंजेज हमें दिखने लगेगा। यदि हम उस चेंज को अच्छे से समझ पाते हैं तो हमें अपनी मेडिसिन पर पूरा कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि भले ही मेडिसिन ने डिजीज़ पर कोई भी एक्शन न लिया हो, परंतु हम वेट एंड वॉच कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं, भले ही हमें 1 वीक 2 वीक और 1 मंथ करना पड़े। क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा भी देखा गया कि लंबे टाइम के बाद पेशेंट की बॉडी पर उस मेडिसिन का एक्शन हुआ, और यही कॉन्फिडेंस हमें अपने केस को स्पॉइल करने से बचाएगा। वरना हम मेडिसिन को तुरंत चेंज करते जाएंगे और सारे पेशेंट भाग जाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि फर्स्ट विजिट में आने पर पेशेंट रो रहा था, चिल्ला रहा था, उदास था, परेशान था, और सेकेंड विजिट में ये सारे सिम्टम्स बहुत हद तक कम हो गए, और उसके चेहरे पर एक तरह की शांति, एक तरह का संतोष दिखने लगा। बेलाडोना फ्रीवोलस है, उसका कैलकुलेशन भी बहुत कमज़ोर है, तो जब उसे अपनी बीमारी के बारे में समझ में नहीं आता है तो उसे मेडिसिन का एक्शन तुरंत कैसे समझ में आएगा। आर्सेनिक का भी यही हाल है, वह इतना ज़्यादा फास्टिडियस है, इतना ज़्यादा रेस्टलेस है कि जब तक सभी चीज़ें अपने प्रॉपर प्लेस में नहीं आ जाएगी तब तक उसे शांति नहीं मिलती है, और वह यही कहता है कि कोई फ़र्क नहीं है, इमेज ब्लैक है। तो इस तरह के पेशेंट को तुरंत समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। परंतु हम यदि पेशेंट को अच्छे से ऑब्जर्व करें तो हमारी समझ में आ जाएगा कि अभी पेशेंट की बेचैनी, उसकी रेस्टलेसनेस उतनी ज़्यादा नहीं है, अभी पेशेंट कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट में आ गया है। इस तरह सभी दवाओं के लक्षण या पेशेंट के एबनॉर्मल लक्षण हेल्थ की रेंज में आ जाने चाहिए, तभी हम उसे क्योर कह सकते हैं, क्योंकि यही पेशेंट का वेलनेस है, यही पेशेंट का हेल्थ है। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि ये सारी बातें, ये सारे विचार मेरे अपने हैं, मेरा अपना अनुभव है। आप अपने तरीके से, अपने अनुभव से इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। आप मुझसे 4 कदम आगे जाकर इस साइंस में अपना योगदान दे सकते हैं। डिप्रेशन या दूसरे जो भी मेंटल डिजीज़ है, उसमें हमें इस तरह के डिजीज़ के सिम्टम्स को काउंट नहीं करना है, कंसीडर नहीं करना है, बल्कि डिजीज़ के कारण उसके माइंड लेवल पर क्या क्या चेंजेज हुए, उसके बिहेवियर में क्या क्या परिवर्तन हुआ, उसे कंसीडर करना है। उसका माइंड वर्तमान परिस्थिति में किस तरह रिएक्ट कर रहा है, उसे सोचना है। नहीं तो इस तरह के केसेस में फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वन साइडेड डिजीज़ में भी मेडिसिन देने के बाद पेशेंट के माइंड लेवल पर या उसके फिजिकल लेवल पर मेडिसिन के एक्शन को समझना तुरंत बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत बार पेशेंट अपनी बीमारी के इलाज के लिए आता है तो उसके साथ में उसके डिप्रेशन के या ओसीडी के, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, या अन्य किसी मानसिक बीमारी के लक्षण कुछ हद तक मिक्स रहते हैं। अब ऐसी अवस्था में इस तरह के पेशेंट को तुरंत रिजल्ट देना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि पेशेंट को पता नहीं है कि वह मानसिक बीमारी के साथ आया है और उसी के कारण वह ज़्यादा परेशान है। और यह सारी बातें हम सभी पेशेंट को बता भी नहीं सकते, नहीं तो पेशेंट तुरंत हमारे मुंह पर कहेगा कि आप कैसे डॉक्टर हैं, मैं तो आपके पास में इस दर्द के लिए आया हूँ। इस तरह के पेशेंट बार बार ऐसा भी कहते हैं
कि सर मेरे पेट में इस जगह पर सर बबलिंग साउंड हमेशा आते रहता है, या मेरे हाथ में इस जगह पर सर हमेशा पल्सेशन फीलिंग होती है, ऐसा लगता है कि अंदर कुछ हिल रहा है, सर अंदर में कुछ हो तो नहीं रहा है, सर अंदर में सर क्या क्या हो जाएगा, सर कोई रिपोर्ट्स वगैरह निकालने तो आप मुझे बता दीजिए, सर मैं इसके लिए तैयार हूँ। जबकि पेशेंट ने पहले से बहुत सारे रिपोर्ट्स निकाल चुका है और वो सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल भी है। ये सब बातें पेशेंट के दिमाग से निकलती ही नहीं है, परंतु यहाँ पर भी हमारे ट्रीटमेंट की मोडस ऑपरेंडी एक जैसी ही रहेगी। हमें यहाँ पर उसके डिप्रेशन के या ओसीडी के सिम्टम्स को कंसीडर नहीं करना है, बल्कि उसके कारण उसके माइंड में क्या रिएक्शन हो रहा है, बिहेवियर में क्या चेंजेज आ गए हैं, वह किस तरह अपने आप को हमारे सामने रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको कंसीडर करना है। और पेशेंट को साथ में समझाना भी है कि देखो भाई टाइम लगेगा। मेरे इतना सब कुछ कहने के बाद भी शायद आपकी समझ में सब कुछ न आवे, क्योंकि यह मेरा एक्सपीरियंस है और आपको आपका स्वयं का अनुभव ही आपको सब कुछ सिखा सकता है। प्रैक्टिस करने से, लगे रहने से धीरे धीरे आपका अनुभव बढ़ेगा, क्योंकि एक बार में सब कुछ सीखना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके माय डियर, सी यू अगेन विथ सम न्यू मेडिसिन।